हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, डेट इज़ कंडक्टिंग टिश्यूज़ में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने पहले देखा प्रोटेक्टिव टिश्यू, देन सपोर्टिव टिश्यू, नाउ वी विल सी द कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो कि कंडक्ट करती हैं। इट मीन्स कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। प्लांट्स के पास स्पेशलाइज कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं जिसका नाम क्या है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। दो भाई हैं भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बताया गया है? क्योंकि बहुत सारे सेल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे सेल्स जब एक साथ काम करेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे सेल्स वर्किंग टुगेदर टू मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम वो टिश्यू है जो क्या करेगा, जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम का फंक्शन है पानी को लेके जाने का फंक्शन है इसका। पानी को लेके जाएगा और मिनरल्स को लेके जाएगा। कहाँ से? मिनरल्स और पानी कहाँ से मिलेगा? सॉइल से मिलेगा। इट मीन्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। और ये क्या प्रोवाइड कराएगा? ये प्रोवाइड कराएगा स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को स्ट्रेंथ देगा, शक्ति देगा। एंड इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं ये याद रखो। इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आर जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है एंड जाइलम फाइबर्स हैं। ठीक है, चार है इसके पार्ट्स, या समझ लो इसके आगे और सब टाइप्स हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है वो ट्यूब्यूलर है और थिक वॉल्ड है। इनकी वॉल जो है वो बहुत थिक है, क्योंकि रिजिडिटी देना है, स्ट्रेंथ देना है, तो थिक तो होएगा ही। जाइलम पेरेन्काइमा एक ऐसा टिश्यू है जो कि सिर्फ यही लिविंग कंपोनेंट है। जाइलम पेरेन्काइमा ही है जो कि लिविंग कंपोनेंट है। बाकी जो जाइलम के सारे कंपोनेंट्स है, बाकी जो तीन कंपोनेंट्स बचे जो कि ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स है, ये जनरली प्राइमरीली ये किससे बने हुए हैं? स्क्लेरेन्काइमेटा से। ये इसका मतलब कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बने हुए हैं या सेल से बने हुए हैं। तो जब स्क्लेरेन्काइमा से बने तो जनरली ये डेड सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हैं, नेम द ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम। तो जाइलम पेरेन्काइमा इज द आंसर। जाइलम, अब जाइलम हमने देख लिया। जाइलम के ऑपोजिट जाइलम क्या लेके जा रहा था? पानी और मिनरल्स लेके जा रहा था। और फूड भी तो किसी को लेके जाना है, तो वो फूड कौन लेके जाएगा? वो फूड लेके जाएगा फ्लोएम भैया आ जाएंगे। फ्लोएम भैया क्या करेंगे? ये मोस्टली सभी लिविंग सेल्स हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करें, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? इसके हैं सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। दीज आर द 4 टाइप्स या फिर सब टाइप्स बोल लो फ्लोएम के। अब ये लॉन्ग है, ट्यूबुलर भी है, और ये इनके जो जॉइंट है, एंड्स जो है, एंड्स वो जॉइंट है बाय परफोरेटेड वॉल्स। दिस इज द परफोरेटेड वॉल्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको सीप ट्यूब्स भी कहा जाता है। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब है कि जो वॉल्स हैं उनके उसमें पोर्स बने हुए हैं ताकि चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सके ईजिली। सीप ट्यूब्स का क्या काम है? सीप ट्यूब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? फूड करेगा। फ्रॉम कहाँ से करेगा? लीव्स में खाना बन रहा है भाई, लीव्स इज द किचन ऑफ द प्लांट, है ना। तो लीव्स में खाना बन रहा है तो लीव्स से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाएगा। हमेशा याद रखना है, जाइलम क्या करेगा? जाइलम करेगा पानी को और मिनरल्स को लेके जाएगा फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन फ्लोएम क्या करेगा? इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, लीव्स से लेके वो सभी तरफ लेके जाएगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मैं ये भी बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल काम करेगा, है ना। ये रूट्स है, रूट्स से ऊपर को लेके जाएगा, इट मीन्स कि यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन फ्लोएम में ऐसा नहीं है। ये प्लांट है, प्लांट का इधर एक लीव्स है, इधर एक लीव्स है, समझ लो, इधर भी एक लीव्स है। तो यहाँ भी खाना बन रहा है, यहाँ भी खाना बन रहा है, यहाँ भी खाना बन रहा है। तो फ्लोएम इधर को भी लेके जा रहा है, इधर को भी लेके जा रहा है ना। तो फ्लोएम का जो काम है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है या मल्टी डायरेक्शनल होता है। बहुत सारे डायरेक्शंस में वो काम करता है, लेकिन जो जाइलम है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल काम करेगा। ये एडिशन पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आपको अच्छा लगे ये पॉइंट, और लिख सकते हो, है ना। इजीली लिखोगे तो अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेल्यूलर फंक्शन ऑफ द सीप ट्यूब्स क्या है। सेल्यूलर फंक्शन ऑफ द सीप ट्यूब्स आर रेगुलेटेड बाय किससे? कंपेनियन सेल से। कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स है, पेरेन्काइमा ही है ये, लेकिन स्पेशलाइज्ड है। इनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है कि कितना शुगर कितना हुआ, या इट मीन्स कि ग्लूकोज की लोडिंग और अनलोडिंग को मॉनिटर करने का काम है ये पेरेन्काइमा सेल्स, या फिर आप इसको कंपेनियन सेल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्या करता है? फ्लोएम अभी स्टोर कर रहा है ना फूड, तो स्टोर बना वो फ्लोएम तो फूड को लेके जा रहा है तो वो स्टोर भी करेगा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, साथ में रेजिन्स भी हो गया, टैनिन्स भी हो गया, लेटेक्स भी हो गया, ये सब प्लांट में मिलते हैं।
ठीक है, इन सभी चीज़ों को स्टोर करने का काम कौन करता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। नेक्स्ट, द सीप ट्यूब्स आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय फ्लोएम फाइबर। सीप ट्यूब को कौन सपोर्ट कर रहा है? वो कर रहा है फ्लोएम फाइबर्स, जिसको जो कि प्राइमरीली स्क्लेरेनकाइमाटस है और वो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। जनरली जो फ्लोएम है वो जनरली लिविंग ही है, लेकिन कुछ कुछ जो फ्लोएम का फाइबर वाला पार्ट है दैट इज स्क्लेरेनकाइमाटस, इट मीन्स कि वो डेड है। सो फार अभी तक हमने क्या देख लिया कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कंडक्टिंग टिश्यू का, ये हमने कवर कर लिया। अब जब बहुत सारे इन अ प्लांट दिस टिश्यूज़, जब ये बहुत सारे टिश्यूज़ जब काम अकेले नहीं कर सकते ना, ये टिश्यूज़ तो अकेले काम नहीं कर सकते, जब ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा सारा एक ग्रुप बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं। अब टिश्यू सिस्टम के 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ले लो। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 टिश्यू सिस्टम। कौन कौन से? डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल से समझ आ रहा है कि स्किन की ऊपरी लेयर होगी, जो आउटर कवरिंग जो होगी, है ना, ये आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट है। एक नंबर ये है। नेक्स्ट आ गया, ये इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये इनर पार्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स एंड रिड्यूसेस द वाटर लॉस, है ना। अंदर के जो पार्ट्स हैं, अब ऊपर की लेयर स्किन हमारे अंदर का जो मटेरियल है या अंदर का जो पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है ना, स्किन भी। तो सेम वे डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या करेगा? आउटर कवरिंग है, इट मीन्स कि ऊपर से जब कवरिंग दे रहा है, वॉल है तो वॉल बनाएगा, तो वो अंदर की चीज़ों को कवर करेगा, अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा, तो इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये वाटर के लॉस को भी बचाता है, ताकि ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर का लॉस ना हो जाए, उससे उस चीज़ों को वो बचा के रखता है। नेक्स्ट आ जाओ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये क्या है? ये डर्मल और कंडक्टिंग टिश्यू, इधर आप इनर जो है, इनर और आउटर, उन दोनों के बीच का जो टिश्यू सिस्टम है दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, दिस फॉर्म्स द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड द कंडक्टिंग टिश्यू। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों पार्ट ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जा रहा है। नेक्स्ट आ जाओ वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें जाइलम और फ्लोएम है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन सा है, जाइलम और फ्लोएम। ये क्या कर रहा है? प्लांट में खाने का और पानी का इंतज़ाम कर रहा है, लेके जाना लेके आना, ये सभी ट्रांसपोर्ट का जो काम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है, यही वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कर रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हुए एनिमल टिश्यू लेंगे। एनिमल टिश्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आप कोरिलेट कर पाओगे अपने साथ, है ना, अपनी बॉडी के साथ भी इस चीज़ों को समझ पाओगे। तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन एक लेते हैं कि हमने गर्म कॉफ़ी पकड़ ली, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि वो गर्म है ना, या आइस कोल्ड पानी है, तो आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया कि वो आइस कोल्ड है ना, या आपकी आइज़ ब्लिंक हो रही हैं टाइम टू टाइम, है ना, अपने टाइम पे वो ब्लिंक हो रही है, वो कैसे हो रहा है? ये अभी हम चीज़ें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ये चीज़ें आप कोरिलेट कर पाओगे। जब कोरिलेट करते हैं ना हम, तो चीज़ें हमको बहुत अच्छे से समझ आती हैं और बहुत अच्छे से हमको याद भी रहता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो आप चीज़ों को अभी कोरिलेट करना साथ साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है? एनिमल टिश्यू, जो एनिमल के जो सेल्स हैं जो एक साथ है, ग्रुप टुगेदर है, स्पेशलाइज, वो अपना काम कर रहे हैं ना, परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो अपना फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको जो एनिमल के जो सेल्स हैं जो अपना अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अपना परफॉर्म कर रहे हैं, अपना फंक्शन कर रहे हैं, उन्हीं को कहते हैं एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यू में देयर आर जनरली कितने टाइप के हैं, है ना, देखो टाइप कैसे कैसे हैं वो भी अभी हम देखेंगे। अब आप मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन में कि एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं। अब आगे आगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने पहले ये कमेंट सेक्शन में बता देना है मुझे। फर्स्ट वन इज़ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या फंक्शन है उसका? जनरली उसका फंक्शन है स्ट्रक्चर और फंक्शन करने का। स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन अभी हम देखने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये आउटर कवरिंग कर देता है। एपिथेलियल से समझ आ रहा है कि आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग का क्या है? हमारे अंदर आउटर कवरिंग का क्या मतलब है कि स्किन है। ठीक है, ये क्या करता है? स्किन क्या करता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको भी प्रोटेक्ट करता है ना। ऊपर स्किन है, तभी अंदर जो लंग्स है या फिर जो कुछ भी चीज़ें हैं, हार्ट हो गई, है ना, हमारा स्टमक हो गया, पैनक्रियास हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, सभी चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारा किडनी बाहर ही घूम रहा है कहीं, ऐसा नहीं है भाई। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ, किससे बना हुआ है ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स से बने हैं। इनकी जो सेल्स की पैकिंग है ना, पैकेजिंग है, बहुत ही क्लोजली है और वेरी लिटिल स्पेस, और इनके बीच का जो स्पेस है इंटरमोलिकुलर या इंटर स्पेशियल जो सेल के अंदर
जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल ही ना के बराबर है या बिल्कुल थोड़ा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? दिस स्ट्रक्चर ये क्या काम करता है? ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ जर्म्स। जो चीज़ें क्लोजली पैक्ड है तो ये क्या करेंगी? प्रिवेंशन करेंगी, जर्म्स को एंटर नहीं करने देंगी। रिड्यूसेस द वाटर लॉस भी नहीं होने देंगी। एंड ऑल्सो इन द एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, चीज़ों को एब्जॉर्ब, जो भी हमने खाया पिया जो कुछ भी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, जो हार्मोन्स या जो भी एंजाइम्स को सिक्रीट करना है वो करेंगी। एंड मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, और चीज़ें जो मूव करेंगी उन सब चीज़ों का मूवमेंट में भी मदद करती हैं। यही एपिथेलियल टिश्यू, आपने ये याद रखना है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ अलग अलग अपना अपना फंक्शन कर रही होती है। कोई एक्सचेंज कर रहा है, कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन कर रहा है। सेंसरी फंक्शन है किसी का। सेंसरी फंक्शन का क्या मतलब है? कि स्मेल करने दे रहा है हमको, है ना। टेस्ट का हमको पता लग रहा है, साउंड का हमको पता लग रहा है, बैलेंसिंग हमको पता लग रही है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, वाटर का हम इनटेक कर रहे हैं तो उसका भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जो मिनरल्स हम ले रहे हैं, है ना, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बॉडी में एब्जॉर्प्शन किससे हो रही है? ये एपिथेलियल टिश्यू की वजह से हो रही है। सिक्रीट हो रहा है, मैंने आपको पहले बोला, म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स। स्वेट हो गया, सलाइवा का सिक्रीशन हो रहा है। अच्छा खाना देके हम ना मुंह में ऐसे पानी सा आ जाता है ना, दैट इज सलाइवा का सिक्रीशन। वो किसकी वजह से हो रहा है? दिस एपिथेलियल टिश्यू की वजह से हो रहा है। ये एपिथेलियल टिश्यू जनरली कहाँ मिल रही है? ये एपिथेलियल टिश्यू मिल रही है हमको माउथ की लाइनिंग्स में। इट मीन्स कि हमारा जो मुंह है उसकी लाइनिंग्स में, और लंग्स की जो लंग्स है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग्स होती है, इट मीन्स कि उसकी जो बाहरी जो लेयर होती है उसमें भी ये एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। ब्लड वेसल्स में, इंटेस्टाइन में ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन भी आपने बताना है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। कैसे ये चीज़ें कनेक्टेड है, एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के साथ कैसे कनेक्टेड है। टिश्यू जो कनेक्ट करता है और सपोर्ट करता है अदर टिश्यू को, उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यू कनेक्ट भी करेगा, साथ में चिपका भी रहेगा और दूसरे को सपोर्ट भी करेगा, है ना, तो उसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी हो गया, बोन्स भी हो गए, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस इन कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंस इन मैट्रिक्स बोथ। इनकी कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है और इनका जो अंदर का मटेरियल है उसमें भी डिफरेंस है। कॉम्पोजिशन में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों कनेक्टिव टिश्यू होने के बावजूद इनकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस है। ब्लड फ्लूइड है ना, लेकिन बोन क्या है? हार्ड है। बोन हार्ड है ना, बोन ऐसा तो नहीं, हड्डी आपकी हार्ड है। दैट्स वाई आप इरेक्ट और स्ट्रेट खड़े रह सकते हो, आप स्ट्रेट रह पा रहे हो। मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? ब्लड का जो वाटरी है, सॉफ्ट है और जेली लाइक सब्सटेंस है ब्लड, लेकिन जो बोन है हमारा वो हार्ड है, सॉलिड है और रिजिड है ना। दैट्स वाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। अब आगे हम देखते हैं, आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, या ऐसे समझ लो कि वो बहुत ही रिलेटेड टू ब्लड है और बहुत ही अच्छी सी नॉलेज गेनिंग टॉपिक्स हैं ये, जो उसको हम लेते हैं। द रेड कलर ऑफ ब्लड, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है व्हाई ब्लड इज रेड इन कलर। तो ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है? एक आयरन रिच प्रोटीन है इन द रेड ब्लड सेल, जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसीज में पाया जाता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है। आरबीसी का लाइफ स्पैन इज अबाउट 4 months, जो कि रिप्लेस होती रहती है रेगुलरली, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। प्लेटलेट्स, जब भी हमको कोई इंजरी हो जाए, कहीं हमको कट लग जाए, कुछ भी हो जाए ऐसा, तो थोड़े टाइम के बाद जब ब्लड निकलता है, ब्लड निकलने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं फिर खुद से ब्लड रुक जाता है, यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो खुद से रुक जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन ब्लड। तो या ह्यूमन क्यों, हर एनिमल्स के ब्लड में, है ना। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करते हैं, है ना। यह हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में ये हमेशा पूछा जाता है या हमेशा बताया जाता है कि प्लेटलेट्स क्या करते हैं? वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का काम करते हैं। कहाँ पे? जहाँ किसी भी साइट पे जहाँ पे इंजरी हुई हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और एक है कि जब हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रैपिड एक्सरसाइज करते हैं, या हम रनिंग करके आ रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी सांस ले रहे होते हैं, है ना। ब्रीदिंग, जो हमारा ब्रीदिंग का जो पेस है वो हमारा फास्टर हो जाता है, वाई सो। या हमारा जो फेस है वो अपीयर रेड कलर का हो जाता है या फिर डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, या बॉडी गर्म सी हो जाती है, वाई सो। बिकॉज क्योंकि
ऐसा होता है कि ऐसे सिचुएशन में ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब हार्ट तक ब्लड पहुंचाना है ना, ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो ऐसे में मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं। सांस लेने बहुत जल्दी जल्दी फास्टर लेने का रीज़न ही यही है कि मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा होता अच्छे से, तो अच्छे से पहुंच जाए, इसीलिए सांस हम जल्दी जल्दी ले रहे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। इसी वजह से जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर और थोड़ा सा राइजन अप हो जाता है, एज वेल एज हमारा जो फेस हो गया या बॉडी हो गया वो अपीयर्स रेड हो जाती है। अब देखो WBC कहाँ, वाइट ब्लड सेल्स, इट मीन्स WBC कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं इन्फेक्टेड एरियाज़ में, जहाँ भी हमको पस सा फॉर्मेशन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, ये सभी जगह में वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एज अ साइंस स्टूडेंट दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम ये भी लेंगे कि अदर्स और भी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो कौन से हैं, उनके क्या फंक्शन है और वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बोन्स हो गया हमारा, बोन्स, ब्लड का तो मैंने आपको बता दिया। बोन्स है, बोन्स क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग बोन्स है तो आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सपोर्ट देते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्ट करते हैं इट मीन्स कि अंदर के पार्ट्स को, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये हार्ड होती है, रिजिड होती है स्ट्रक्चरली। एंड इसको कहाँ आप फील कर पाओगे, एल्बो को जेंटली आप प्रेस करके देखो, यू विल फील द बोन्स देयर। कार्टिलेज हो गया नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज कार्टिलेज। कार्टिलेज का क्या काम है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है एंड कुशनिंग देती है बोन्स के एंड को, ठीक है ना। एक बोन दूसरे बोन के साथ में अटैच्ड है ड्यू टू द कार्टिलेज, ठीक है। ये सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है स्ट्रक्चरली, और ये अपना शेप को रिटेन करके रखता है अगेन एंड अगेन। आप इसको कहाँ फील कर पाओगे, व्हेन यू विल फोल्ड योर ईयर या प्रेस योर नोज़। अगर आप नोज़ के बिल्कुल टिप को अगर आप प्रेस करोगे तो यू विल फील अ सॉफ्ट एंड अ फ्लेक्सिबल पार्ट, या और थोड़ा सा पार्ट आपको फील होता है, सॉफ्ट है जो कि और फ्लेक्सिबल है, तो यही आपका कार्टिलेज है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ टेंडन्स। टेंडन ये क्या करती हैं, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करती हैं। आपको ये हमेशा याद रखना है, मसल्स टू बोन जो कनेक्ट करेगी दैट इज टेंडन, एंड बोन्स टू बोन जो कनेक्ट करेगी दैट इज लिगामेंट, ठीक है। टेंडन का काम हो गया मसल्स टू बोन को, मसल्स के साथ बोन को कनेक्ट करना, और इसी की वजह से मूवमेंट भी हो पाता है, ठीक है। फील मूवमेंट इन द फोर आर्म। आपके जो फोर आर्म है उसमें आप अगर आप अपना फिंगर्स में जो है फिंगर्स के बीच में भी है, वो सभी टेंडन्स है, ठीक है। टच योर फोर आर्म मसल्स एंड विगल योर फिंगर्स। विगल जब आप फिंगर्स को ऐसे चटकाते हो ना, या फिंगर्स को आप उसमें आपको फील होगा छोटे छोटे बोन्स है और बीच में टेंडन्स है। लिगामेंट्स बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, और ये क्या प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी, लिमिट्स मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है उसको लिमिट करता है ये, और डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। जॉइंट डज नॉट गो, जॉइंट कभी भी अपने लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आप एल्बोज को या नीज को हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही आप उसको मूव कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर सकते ना, तो ये बिकॉज ऑफ द लिगामेंट्स। बोन्स क्या है, बोन्स रिजिड है, जिसके अंदर का जो मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ है, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ है। रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, और यही जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स है यही उनको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। वेयरएज कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट है, जेली लाइक मैट्रिक्स है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग प्रोवाइड कराती है। आपको ये सब टर्म्स याद रखने, चाहे तो आप एक टेबल बना लेना, और अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है और टेबल आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं एक बहुत ही ईजी सा टेबल हैंड रिटन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अदर कनेक्टिव टिश्यूज हो गए लाइक लिगामेंट एंड टेंडन्स, ये कनेक्ट करते हैं बोन्स टू बोन्स, एंड लिगामेंट क्या करता है, बोन्स टू टेंडन करता है मसल्स टू बोन्स, एंड लिगामेंट्स करता है बोन्स टू बोन्स, ठीक है। एक्सेसिव मूवमेंट को भी ये प्रिवेंट कराते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसे समझ लो कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम चल के कहीं जा रहे हैं, तो अब हमारा मन नहीं है चल के जाने का ना, ऐसे पैदल जाने का मन नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। जिस मूवमेंट्स को हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज रनिंग, राइटिंग, लिफ्टिंग, वॉकिंग, एनीथिंग, उनको कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो कि कैरिड आउट बाय स्केलेटल मसल्स होते हैं, विच आर अटैच टू द स्केलेटन, ठीक है ना।
These are made up of bundles of long cylindrical cells called the muscle fibers. जो skeleton है वो किससे बना हुआ है? Bundles of long cylindrical cells जिसको muscle fibers कहते हैं, जो कि unbranched भी होगा और multinucleated भी होगा, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस भी होते हैं, एंड स्ट्रेटिएटेड होता है, शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट आ जो इनवॉलेंट्री है मूवमेंट्स. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इट मीन्स कि जिसको हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी इच्छा अनुसार हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बीटिंग ऑफ द हार्ट. अब ऐसा है कि आप हार्ट को बोल सकते हो कि रुक जा भाई अभी नहीं धड़कना है, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते ना, ऐसा नहीं होता. तो दिस इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ठीक है. आपने खाना खाया, मूवमेंट ऑफ द फूड टू द इंटेस्टाइन. अब इंटेस्टाइन के अंदर जो मूवमेंट हो रही है फूड की, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बॉडी का प्रोसेस है. तो दैट इज़ ऑल्सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट. जिस मूवमेंट को हम कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, दोज आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स. ठीक है. अब मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट में कौन सा है? स्मूथ मसल सेल्स है. और वॉलेंट्री में कौन सा है? वो है स्ट्रेटिएटेड मसल सेल्स. ठीक है. विच आर फाउंड इन ऑर्गन्स लाइक, कहाँ मिलता है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट? स्टमक, इंटेस्टाइन. ठीक है. ये कहाँ मिल रहा है स्मूथ मसल सेल्स? ये मिल रहा है ऑर्गन्स स्टमक में और इंटेस्टाइन में. देयर सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड. इनके स्ट्रक्चर कैसा है? सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस. वॉलंटरी में क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड था, लेकिन इनवॉलंटरी में क्या है? सिंगल न्यूक्लियस का है. एंड लैक स्ट्रेटिएशन. इसमें स्ट्रेशन था, इसमें स्ट्रेटिएशन नहीं है. दे हेल्प इन स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट लाइक डाइजेशन. डाइजेशन इज अ स्लो मूवमेंट, है ना. फास्ट तो है नहीं, अभी खाना खाया अभी डाइजेस्ट हो गया, ऐसा तो है नहीं, स्लो मूवमेंट है. तो ये सब चीज़ें जो स्मूथ मसल सेल है, स्लो एंड कंटिन्यूस मूवमेंट में मदद करती है, लाइक डाइजेशन हो गया. नेक्स्ट आ जाओ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स कहाँ मिलेगा? सिर्फ हार्ट में मिलेगा. बॉडी के और किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में आपको कार्डियक मसल देखने को नहीं मिलेगा. कार्डियक मसल इज ओनली फाउंड इन हार्ट. देयर फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल. इनके फाइबर्स कैसे हैं? सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं. सिंगल न्यूक्लियस ही है एंड हैव फेंट स्ट्रेटिएशंस, मतलब कि हल्की हल्की सी. ठीक है. ये आपको देख लो, ये साथ में कार्डियक में हल्की हल्की सी है. स्केलेटल मसल्स में या फिर इसमें बोल लो जो वॉलंटरी जो मूवमेंट करती है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है. एनेबलिंग द कार्डियक मसल क्या करता है? वर्क टायरसली. ऐसा तो नहीं है कि ना अभी हार्ट बोल रहा है कि अरे मैं तो थक गया, थोड़ा सा रुक जाता हूँ फिर चलूँगा, ऐसा तो नहीं है ना. वो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है और रिदमिकली, एक उसका सिस्टम है, रिदमिक सिस्टम है, उसी के हिसाब से वो काम करता है. एनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फैटिग. ठीक है. ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स के आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. नेक्स्ट अब ये सोचो कि बॉडी, हाउ डज द बॉडी सेंसेस, कैसे वो बॉडी सेंस कर पाती है कि गर्म चीज़ है, ठंड चीज़ है ना. तो कम्युनिकेट कैसे कर पाती हैं, फिर उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कैसे कर पाती हैं. जैसे हम हॉट कॉफ़ी टच कर लें तो हम अपना हाथ हटा लेते हैं, या सेंसेस कैसे काम कर रही होती हैं. सेंसेस, these all actions are controlled by a nervous tissue, जो न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, है ना. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कि सिर्फ अभी के लिए नहीं, अगर आपने आगे बायो लेके करना है तो आप समझ लो कि इसको तो मतलब कि आप नस नस में डाल लो, अपने नसों में नसों को डाल लो, ऐसा है इसका. तो ये सभी चीज़ें कंट्रोल कर पाता है नर्वस टिश्यू की वजह से. नर्वस टिश्यू क्या है? विच फॉर्म्स द बॉडीज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क. एक ऐसा नेटवर्क है जो बॉडी को कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी कर पाता है. इट मीन्स कि बॉडी के दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट कर पाता है. ब्रेन एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़, मेमोरी, रेस्पॉन्स अक्रॉस द बॉडी, सब कुछ ये ब्रेन ही कर रहा है. ठीक है. मसल्स बोथ वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी, ये सभी अकेले काम नहीं कर पाते. दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द नर्वस टिश्यू, है ना. इनके नर्वस टिश्यू उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, उनको गाइड करता है कि कैसे भाई चलना है या कैसे आगे काम करना है. जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि भाई ये तो दौड़ रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया, ये दौड़ रहा है, तो वो सिग्नल्स भेजता है हार्ट को कि जल्दी 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 जल्दी
बीट करना स्टार्ट करो ताकि बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा किया जा सके। ये जो सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू हैं इनको क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं, है ना, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बोला है। ये जो सेल्स के नर्वस टिश्यू के जो सेल है उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं या फिर नर्व सेल भी बोलते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं किस चीज़ में, रिसीव करने में, प्रोसेस करने में और ट्रांसमिट करने में। किस चीज़ को, मैसेजेस को, है ना, ब्रेन को मैसेज पहुंचता है, फिर वो न्यूरॉन्स के पास भेजता है कि भाई अच्छा ठीक है ऐसे हो रहा है, तो रिसीव करेगा, प्रोसेस करेगा और ट्रांसमिट भी कराएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा भी। ईच न्यूरॉन के पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर भी है न्यूरॉन का। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स आर सेल बॉडी, जो इसमें कंटेन क्या करता है, न्यूक्लियस एंड कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज़, विच न्यूक्लियस होता है सेल बॉडी में। दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दिस न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को। डेंड्राइट्स आ गई, डेंड्राइट्स ये तार जैसे है ना, सिग्नल्स पहुंचाने के लिए, ये सिग्नल्स को रिसीव करती है और न्यूरॉन्स तक भेजती है या अदर न्यूरॉन्स तक भेजती है, ठीक है, दिस इज डेंड्राइट्स। फिर आ जाओ एक्सोन, दिस इज द बॉडी, या फिर एक्सोन वाला पार्ट। एक्सोन एक लॉन्ग फाइबर है जो कैरी करता है मैसेजेस फ्रॉम द सेल एंड एंड्स एट एक्सोन टर्मिनल, दिस इज द एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल्स तक पहुंचाता है। एक्सोन टर्मिनल फिर ट्रांसमिट करेगा मैसेज टू द अदर सेल्स तक वो पहुंचाएगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नर्वस टिश्यू वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको याद करना ही करना है, प्रैक्टिस भी बहुत करना है, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये डायग्राम बिल्कुल भी ना समझ आएगा, ना ही आप इसको याद करके रख पाओगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ, किससे बने हुए हैं, मस्क्यूलो टर्म से समझो, ठीक है। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम का मतलब है इसमें बोन्स भी होंगे, मसल्स भी होंगे, जॉइंट्स भी होंगे, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, सभी चीज़ें प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको मस्क्यूलो स्केलेटल बोला गया है। दिस सिस्टम, ये हम सीधे खड़े हैं, मूव कर पा रहे हैं, एक पॉस्चर मेंटेन कर पा रहे हैं, हमारे अंदर का जो ऑर्गन्स है, इंटरनल डेलिकेट्स ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनको सभी को प्रोटेक्ट करके रख पा रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम की वजह से। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, अंडर द कंट्रोल, ये सभी सिस्टम फंक्शन किसके अंडर करते हैं, कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम के अंदर है। मसल्स पुल्स ऑन बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, दे आर अटैच्ड बाय बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स। पहले ही बोला मसल्स और बोन्स कनेक्टेड है, उनको टेंडन्स बोलते हैं। When muscle contracts, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, टेंडन्स ट्रांसमिट दिस फोर्स टू द बोन तक पहुंचाएगा, रिजल्टिंग इन द मूवमेंट एट द जॉइंट, तो जॉइंट पे एक मूवमेंट पहुंचेगी। ऑन एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल मेक्स अप अबाउट 12 to 15% ऑफ बॉडी वेट, दो दिस कैन वेरी विद एज, जेंडर एंड बॉडी कॉम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम में इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन जो था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ, मूव करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। देयर आर जनरली 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कौन कौन से हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहले आ जाओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ एक बॉल होगा, कहीं होगा एक सॉकेट होगा, सॉकेट के अंदर सॉकेट होगा, सॉकेट के अंदर वो बॉल जैसा कोई पार्ट होगा जो कि इसके साथ अटैच्ड होगा, नाम से जो हमको मोटा मोटा समझ आया। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। शोल्डर जॉइंट जो है वो फ्रीली मूव कर पाता है ना, आर्म्स को हम फ्रीली मूव कर पाते हैं। वाई सो, बिकॉज ऑफ द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट। ये जो शोल्डर है हमारा, दैट इज बॉल और ना सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ये आर्म को या आर्म के बोन्स को फिट कर पाता है, ठीक है ना, शोल्डर बोन्स के साथ। शोल्डर बोन्स कैसे हैं, वो शैलो है, ठीक है, और यही फिर बनाते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। टुगेदर विद द कोलर बोन द शोल्डर फॉर्म्स द शोल्डर गर्डल विच कनेक्ट द आर्म टू द स्केलेटन, ठीक है। दिस जॉइंट अलाउज फॉरवर्ड, ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत क्या है, ये है फॉरवर्ड मूवमेंट भी देगा, बैकवर्ड, साइडवेज एंड सर्कुलर मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट आ जाओ हिंज जॉइंट या हाइंड जॉइंट भी जिसको बोलते हैं। जॉइंट वाला एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं कि भाई फलाने जॉइंट का एग्जाम्पल बता दो, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फॉरवर्ड मूवमेंट दे रहा है तो कौन सा जॉइंट है। तो ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइंड जॉइंट आ जाओ, अनलाइक द शोल्डर तो सारे तरफ से दे रहा था हमको, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, सर्कुलर मूवमेंट, सारे तरीके का मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन हाइंड जॉइंट ऐसा नहीं है। जब हम एल्बो को बेंड करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, एल्बो को हम बेंड करते हैं, फिर हम उसको स्ट्रेट ही कर पाते हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, ठीक है ना, ओनली इन
वन डायरेक्शन ओनली। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हाइंड जॉइंट। जब भी हम किसी भी पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट को एक ही डायरेक्शन में मूव करा पा रहे हैं, इट मीन्स कि वो हाइंड जॉइंट है। सिमिलर हाइंड जॉइंट इज प्रेजेंट इन नी में भी ऐसे ही है, हम उसको फोल्ड कर लेंगे लेकिन फिर साथ में स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेट कर लिया तो उससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते ना, ऐसे तो नहीं उसको घुमा ले रहे हैं 360 डिग्री घूम रहा है, ऐसे तो नहीं है। तो इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट है? नीज में प्रेजेंट है एंड एल्बोज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाओ हाइंड जॉइंट, पाइवट जॉइंट। हाइंड जॉइंट का कंप्लीट हो गया, देन पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का क्या है? स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन। जो हमारी खोपड़ी है, स्कल है, वो हमारे बैकबोन से या स्पाइन से कनेक्टेड है। तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? दैट इज पाइवट जॉइंट। जो क्या मूव अलाउ कराएगा? हेड को मूव साइड टू साइड ही मूव कर सकती है। हमारी हेड जो है एक साइड से एक साइड को कर सकती है ना, अप डाउन कर सकती है, वन साइड टू अनदर साइड कर सकती है, लेकिन 360 डिग्री नहीं मूव कर सकती। ठीक है, तो ये एक सॉकेट में टर्निंग है ना, सॉकेट है, तो इसीलिए इसको पाइवट जॉइंट बोलते हैं। फिक्स जॉइंट, फिक्स से समझ आ रहा है कि फिक्स्ड है भाई, कोई किसी भी तरीके का इसमें मूवमेंट नहीं शो होगा। जैसे कि स्कल है, हमारा स्कल एक हार्ड केस की तरह समझ लो, और उसमें ब्रेन है, आइज़ है, ईयर्स है, सभी कनेक्टेड है, मतलब कि सभी चिपके हुए हैं ऐसे समझ लो, तो वो सभी फिक्स्ड है। ठीक है ना। बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड विद द फिक्स्ड जॉइंट्स विच मीन्स द बोन्स ऑफ स्कल कैन नॉट मूव। दिस कीप्स द ब्रेन सेफ इवन व्हेन द बॉडी मूव्स। इसीलिए ब्रेन हमेशा सेफ रहता है। अगर हमारी बॉडी पूरी पार्ट भी अगर मूव कर रहा है तो हमारा जो स्कल है या ब्रेन जो है वो स्कल में सेफ रहता है, बिकॉज वो फिक्स्ड जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्केलेटल सिस्टम। आप ऐसा सोचोगे कि मैम ने तो सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बोल दिया, बट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आगे आपको इसी चैप्टर, ये बेस है, तो आपका अगर बेस क्लियर है तो आगे सारे चैप्टर्स आपको बहुत ईजी लगेंगे। नेक्स्ट आ जाओ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स, डेलिकेट इंटरनल या वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए? स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज हो गया। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट एक्सटेंड्स अ फ्लेक्सिबल कॉलम। जो हमारा स्कल है उसके बेस से एक फ्लेक्सिबल कॉलम नीचे को जाती है, डाउनवर्ड जाती है, उसको कहते हैं बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में स्पाइन भी बोल देते हैं, लेकिन इन साइंटिफिक लैंग्वेज या इन साइंस लैंग्वेज यू विल से बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम। ये किस चीज़ों से बनी हुई है? ये सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स, बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स से बनी हुई है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रे कहते हैं। ये क्या करता है? ये जनरली सपोर्ट करता है बॉडी को और हमको सीधा खड़े रहने में मदद करता है। हर वर्टिब्रे के बीच में एक कार्टिलेज डिस्क है, कार्टिलेज की प्लेट जैसी है, जो कि कुशनिंग प्रोवाइड कराएगी। हम फॉरवर्ड बैंड कर सकते हैं, हम बैकवर्ड बैंड कर सकते हैं, हम साइडवेज बैंड कर सकते हैं, हम ट्विस्ट कर सकते हैं विदाउट इंजरिंग आवर स्पाइनल कॉर्ड। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कराता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्टिलेज डिस्क। तो आपने फंक्शन मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कार्टिलेज डिस्क इन द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने मेरे को ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। देखते हैं कि कौन कौन इस सवाल का जवाब दे सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आ जाता है हमको। चेस्ट के अंदर वी ऑलवेज फील कि चेस्ट के अंडर द चेस्ट वी हैव बोन्स, है ना। दीज बोन्स आर व्हाट दीज बोन्स आर जनरली रिब्स। तो कितने रिब्स हैं हमारे पास? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, जो कि एक साथ काम कर रहे हैं टू फॉर्म अ रिब केज। ठीक है, द रिब केज क्या है? एक्ट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव केज। रिब केज है तो ये क्या करता है? केज जनरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोटेक्टिव केज क्या प्रोवाइड कराएगा? प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स। अब चेस्ट में जनरली कौन सा वाइटल ऑर्गन है? दैट इज हार्ट एंड लंग्स। तो ये जनरली किसको प्रोटेक्ट कराएगा? ये प्रोटेक्ट करेगा हार्ट और लंग्स को। ये स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वाई डज इट नीड टू बी मूव? द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन एट द बैक एंड टू द ब्रेस्ट बोन। ये जो रिब्स हैं ये स्पाइन के साथ कनेक्टेड है। ये जो स्पाइन था ना, स्पाइन के साथ पीछे से ये स्पाइन के साथ कनेक्टेड है और फ्रंट से ये हमेशा ब्रेस्ट बोन के साथ कनेक्टेड है। ब्रेस्ट बोन का अनदर नेम ऑफ द ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम। ठीक है, दे आर
ये किससे जॉइंट है? दे आर जॉइंट बाई फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द रिब केज टू एक्सपैंड। इसी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है रिब केज को। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारा चेस्ट फूल जाता है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्शन, ये ब्रीदिंग के टाइम पे जो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये इसी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की वजह से होती है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज and decreases the space in the chest, allowing the air to move in and out of the lungs. Injury to the ribs, इंजरी अगर हो जाए रिब्स में तो क्या करेगा? वो ब्रीदिंग पेनफुल करा देगा, डिफ़िकल्ट करा देगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपने मेरे को ये बुक पढ़ने के बाद, आपने पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे ये बताना है कि टोटीपोटेंसी क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटीपोटेंसी? और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको टोटीपोटेंसी। तो अगर ये ऐसे एक्सप्लेनेशंस चाहिए इजी वे में, या फिर आपको रिटर्न फॉर्म में कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो डैट मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे ला सकूँ।